एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। अब देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग जो एपी में जो जनरल टर्म होता है वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ए जो होता है A1 हो गया, उसके बाद अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं करता था A1 प्लस डी, अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं करता था A1 प्लस 2D, अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो मैं करता था A1 प्लस 3D। इस तरीके से हम इसके सॉल्यूशंस कर रहे थे। अब इसी चीज को देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लास्ट टर्म के फॉर्मूले में। अब यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ एक बातें ध्यान रखने जैसी हैं, जैसे ये यहाँ अगर मैं बात करूं A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को समझें सबसे पहले आप। A2 जो है क्या है, A1 प्लस डी है। तो अगर मेरे पास कोई सीरीज है या कोई सीक्वेंस है, जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो वहां पर टर्म्स होते हैं A1, A2, A3। यहां पर मान लीजिए मेरा AP जो है वो खत्म हो गया है, तो यहां पर A3 जो होगा दिस विल बिकम लास्ट टर्म, जिसको मैं AN बोल सकता हूं। अगर यही चला जाता A10 तक, मतलब 10th टर्म तक अगर यही चीज चली जाती तो फिर लास्ट टर्म जो है वो ये हो जाता AN। मतलब जहां पर जाकर खत्म हो जाता है इट बिकम्स लास्ट टर्म। जैसे ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। अगर मैं इसको थर्ड टर्म पे खत्म कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। अब यही वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लास्ट टर्म के फॉर्मूले में यूज करते हैं। लास्ट टर्म को एन भी लिख सकते हैं आप, या फिर एल भी लिख सकते हैं। एल लिख दें या एन लिख दें, बात एक ही है। अब देखिए, मैं जनरल टर्म और आपका जो रिलेशन है, ये वाला लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है, इसका हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे मुझे अगर लिखना हो A2 तो मैं क्या लिखूंगा, A1 प्लस डी लिखूंगा। अब भाई ये A1 प्लस डी को लिखने का और कोई तरीका है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर मैं इसको AN लिख दूं, AN मतलब ये मेरा लास्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म जो है दिस इज लास्ट टर्म। AN इज इक्वल टू A1 प्लस डी है, तो A1 प्लस मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर मुझे कौन सा वाला टर्म चाहिए था, सेकेंड वाला चाहिए था। तो यहाँ पर n-1d ऐसा कुछ फॉर्मूला हमारा होता है। AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। तो A1 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर जो टर्म है वो क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म है मतलब A1 प्लस 2-1d हो जाएगा। तो इसने क्या प्रोड्यूस करके दिया मुझे, दिस हैज प्रोड्यूस्ड A1 प्लस डी। A1 प्लस डी मतलब मेरा क्या हो गया, A2 हो गया। अब जैसे यहीं पर मान लीजिए मैं A10 की अगर बात कर लूं, तो A10 जो मुझे लेना है, अगर मैं इसको लास्ट टर्म ले लूं AN को, और ये जो 10 है मतलब ये क्या होगी, मेरी N की वैल्यू हो गई। A10 मतलब N इज इक्वल टू 10 मतलब N की वैल्यू हो गई। तो ये हो जाएगा A1 प्लस n-1d। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया AN A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 10-1d, तो दिस विल बिकम A1 प्लस 9d। तो देखिए A10 ही आ गया यहाँ पे, मतलब क्योंकि यहाँ खत्म हुआ था तो ये मेरा लास्ट टर्म हो गया, ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। तो A10 इज इक्वल टू क्या हो गया, A1 प्लस 9d हो गया। मैं समझाना सिर्फ आपको ये चाहता हूं कि जो जनरल टर्म आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, जो हमने देखा था, वही जनरल टर्म जो है वो लास्ट टर्म के फॉर्मूले में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। लेकिन यहां पर कई बार हमको एप्लीकेशंस की दिक्कत आती है, तो उन एप्लीकेशंस को हम समझ लेते हैं तो ये जो फॉर्मूला होगा ये बहुत अच्छे तरीके से हमको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम चलते हैं यहां पर। सबसे पहले यहां देखिए, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। 10th टर्म आपको निकालना है। तो 10th टर्म अगर आपको निकालना है तो यहां पर देखिए AP गिवन है, A1 हो जाएगा। A1 को अगर मैं ले लूं 2, माई A1 इज 2, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले मुझे D निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। तो D हो जाएगा 7-2। तो यहां पर क्या आ गया, D इज इक्वल टू 5। जब तक D, A1 और N मेरे पास नहीं है तब तक मैं लास्ट टर्म फाइंड नहीं कर सकता हूं। अब यहां पर आप देखिए लास्ट टर्म का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो L इज इक्वल टू
a1 प्लस n माइनस वन डी हो गया मेरे पास, n माइनस वन डी हो गया। अब बच्चों बड़े ध्यान से समझना, यहां पर दिया है फाइंड द 10th टर्म, तो क्योंकि मुझे 10th टर्म निकालना है इसलिए मेरा n जो है वो क्या हो गया, 10 हो गया। n मैंने क्या ले लिया है, 10 ले लिया है, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू a1 हो गया 2 प्लस n मेरा कितना था, 10th टर्म मुझे फाइंड करना था, तो यहां पर मैंने ले लिया है 10 माइनस वन। d मेरा कितना आया था, 5 आया था, तो यहां पर क्या हो गया 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो गया 2 प्लस 45, तो लास्ट टर्म जो है मेरा वो क्या आ गया 47। ठीक है, लास्ट टर्म मेरा क्या आ गया 47। अब इसी चीज को मैं कैसे निकाल सकता था, मैंने यहां पर क्या ले लिया है, 10th टर्म को लास्ट टर्म ले लिया है। अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना चाहता तो 10th टर्म को डायरेक्टली भी निकाल सकता था। 10th टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस 9d, मतलब लास्ट टर्म के फॉर्मूले में डालकर भी मैं यहां पर a10 निकाल सकता हूं, और मैं यहां पर डायरेक्ट भी 10th टर्म निकाल सकता था। a10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो यहां पर मेरे पास रिजल्ट आ जाता 10th टर्म इज इक्वल टू 2 प्लस 45, तो माय रिजल्ट बिकम्स 47। इस तरीके से जनरल टर्म का हम यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जनरल टर्म से आप कुछ ही चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम इस लास्ट टर्म के फॉर्मूले की बात करते हैं तो इससे बहुत सारी क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15। अब देखिए यहां पर वापस हम लोगों को मालूम है कि इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बड़े ध्यान से बच्चों, है ना, इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 21, तो a1 इज इक्वल टू तो हो गया मेरा 21। अब अगला टर्म है मेरे पास 18। a2 भी बहुत जरूरी है, क्योंकि a2 अगर नहीं मालूम है तो कॉमन डिफरेंस हमको निकालने में परेशानी आ सकती है। तो a2 हो गया मेरा 18। 15 इज माइनस 81। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि क्या माइनस 81 इस सीक्वेंस में क्या कोई ऐसा टर्म है जो माइनस 81 है, और है तो कौन से नंबर पे है, मतलब इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पर आएगा माइनस 81। तो देखिए हम देखते हैं इसमें हमको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। पहले देखिए n यहां पर मालूम नहीं है, a1 आपको पता है। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये है मेरा फॉर्मूला। अब यहां पर n मुझे मालूम नहीं है, d मुझे चाहिए, क्योंकि कम से कम इन चार क्वांटिटीज में से, कितनी क्वांटिटीज हैं, an है, a है, n है और d है, तो इन चार क्वांटिटीज में से कोई एक मुझे मिसिंग हो तो चलता है, कम से कम 3 मुझे पता होनी चाहिए। तो d मेरा क्या आ जाएगा, d मेरा आ जाएगा 18 माइनस 21, a2 माइनस a1 विल प्रोड्यूस d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 21, तो दिस विल प्रोड्यूस माइनस 3। तो d मेरा कितना आ गया, माइनस 3 आ गया है। अब मैं माइनस 81 को मान लेता हूं कि ये लास्ट टर्म है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये यहां पर लाई करेगा या नहीं करेगा। तो n फाइंड करने के लिए मैंने माइनस 81 को मान लिया, an इज इक्वल टू माइनस 81। अब यहां पर हमने ले लिया an इज इक्वल टू माइनस 81, a1 जो है वो हमारा हो गया 21 प्लस n माइनस 1, n मुझे पता नहीं है, माइनस 1, d जो है वो मेरा माइनस 3 है, ये हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए सिर्फ एक ही क्वांटिटी है जो मिसिंग है, n, तो माइनस 81 यहाँ पर आ गया 21 प्लस माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3, माइनस 3n प्लस 3। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, दिस बिकम्स माइनस 81 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 3n प्लस प्लस का तो प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 3, तो माइनस 81
21 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 24 माइनस 3n। आगे इसको कंटिन्यू कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास -81, ये 24 शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -24 इज इक्वल टू -3n। अब -81 -24 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको आप ऐड कर दें तो ये हो गया 105, क्योंकि 81 बड़ा है तो ये हो जाएगा -105 इज इक्वल टू -3n। तो -105 अपॉन -3 इज इक्वल टू n, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या बच गया, n इज इक्वल टू 35। तो 81 जो होगा -81 इज 35th term of the given AP। अब यहां पर देखिए इसने आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसमें कोई टर्म जीरो भी बनेगा? तो जीरो बनाने के लिए आपको वापस इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम इस an की जगह पर क्या पुट कर दें, अगर जीरो पुट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए 0 a1 21 प्लस n-1, d जो है मेरा वो -3 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3n प्लस 3, तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 तो हो गया 24, ये हो गया -3n, तो यहाँ -24 शिफ्ट हो जाएगा तो दिस बिकम्स -24 इज इक्वल टू -3n। तो -24 अपॉन -3 इज इक्वल टू आ गया n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो 0 इज द 8th टर्म ऑफ AP, 0 इज द 8th टर्म ऑफ गिवन AP। जी हाँ, 0 भी इसका टर्म होगा। कौन से नंबर पे आएगा? 8th नंबर पर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, determine the AP whose third term is 5, whose third term is 5। तो जब भी बच्चों ऐसा दिखाई दे तो जो दिया हुआ है उसको तो आप लिख ही लें। तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस, अब क्योंकि n जो है वो 3 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1d, ये आ गया पहला, whose third term is 5। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो एंड द 7th टर्म इज 9, और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 7th टर्म 9 है। तो A7 इज इक्वल टू n, क्या हो गया बच्चों यहाँ पर 7 हो गया, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 7 माइनस 1d। तो मेरी कंडीशन यहाँ पर बन जाएगा, देखिए अब यहाँ पर इससे जनरल टर्म बनेगा जो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में बता रहा था। तो A1 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2d, A1 प्लस 2d बन गया यहां पर हो जाएगा A1 प्लस 6d। आप देखिए A1 प्लस 2d जो है वो क्या था बच्चों, A3 था। A3 क्या दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, तो A3 क्या हो गया आपका 5। तो मतलब A1 प्लस 2d इज इक्वल टू क्या हो गया 5। फिर 7th टर्म को आप देखें, 7th टर्म था आपका 9, तो यहां पर मैं 9 पुट कर दूं तो A1 प्लस 6d इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब यहां पर हमको A1 भी पता नहीं है, D भी पता नहीं है, तो देखिए बहुत आसान सा मेथड है, बहुत आसान सा लीनियर इक्वेशन में आप सीख चुके हैं। 5 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 2d और 9 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 6d। by elimination method what you will get, elimination method से हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू A1 प्लस 2d, 9 इज इक्वल टू A1 प्लस 6d। यहां पर हो जाएंगे हमारे साइन चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, प्लस माइनस इज माइनस, ये कट गया बच्चों, प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 2 इज 4, ये आ गया 4d, बड़ा कौन है 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू
9 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 5 इज 4, बड़ा कौन है 9, तो यहाँ आ गया -4, तो -4 अपॉन -4 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास d, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। आप देखिए d आ गया हमारे पास। अब d आने के बाद क्या निकालना है a1, तो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d, बाय सब्सटीट्यूटिंग, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है 5 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d, तो 5 इज इक्वल टू a1 प्लस d था हमारा 1, तो 2 मल्टीप्लाइड पे हो जाएगा 1, तो 5 इज इक्वल टू a1 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू a1, तो a1 आपका क्या आ गया 2 आ गया है, a1 आपका 2 आ गया है। अब इन्होंने क्या बोला, देखिए a1 हमको पता चल गया है और d भी हमको पता चल गया है। अब यहाँ पर हम अगर इसका सीक्वेंस बनाएं जहां पर 5 और 9 दोनों आ जाए, तो मेरा पहला टर्म हो जाएगा 2, पहला टर्म क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। दूसरा टर्म जो है इसके हिसाब से 4 आना चाहिए, और तीसरा टर्म 6 आना चाहिए, और चौथा टर्म जो है वो क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहां पर ये जो है ये एपी डेवलप नहीं कर रहा है, इट इज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, या कुछ गड़बड़, सॉरी बच्चों, है ना, 2 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, तो यहां हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, सॉरी बच्चों, एक्सट्रीमली सॉरी। अब देखिए यहां पर a1 क्या आ गया 3, तो अब मैं इससे अगर सीक्वेंस बनाऊं तो a1 तो हो गया मेरा 3, a2 क्या हो जाएगा, a2 आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 1, देखिए d कितना है 1 है, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ऐसे करके ये 9 तक चला जाएगा। तो जी हाँ, ये जो है ये एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है डी आ रहा है, मतलब हमारा जो सीक्वेंस होता है नंबर्स का उन्हीं का ये एपी फॉर्म हुआ है। अब चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, अब यहां पर आपको चेक करना है, चेक वेदर 301 is a term of the list of the numbers, is the term of the list of the numbers। अब देखिए यहां पर नंबर्स की एक लिस्ट दी हुई है, जहां पर वो बोल रहा है कि 381 आएगा या नहीं आएगा इस लिस्ट, 301 आएगा या नहीं आएगा इस लिस्ट में, ये आपको चेक करना है, आपको बताना है। सॉरी बच्चों, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप देखें, इसको हम लास्ट टर्म ले लेते हैं, an जो होगा वो यहां पर आ जाएगा हमारा 301, इससे पहले भी हम क्वेश्चंस में देख चुके हैं। a1 ले लेते हैं, a1 क्या आ जाएगा हमारा 5, a1 इज इक्वल टू 5, d निकाल लेते हैं, कंपलसरी है निकालना, नहीं होगा तो काम नहीं होगा हमारा। तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये मैंने निकाल दिया है d, a1 हमारे पास है, an हमारे पास है, an मतलब क्या है बच्चों, an इज लास्ट टर्म। चलिए इसको लास्ट टर्म के फॉर्मूले में डाल करके चेक कर लेते हैं कि 301 आएगा या नहीं आएगा। 5 प्लस n हमको पता नहीं है, n माइनस 1, ये n जो है ये आपको क्या करना था, फाइंड करना था। n माइनस 1, d कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। an क्या ले लिया था हमने, 301 ले लिया था। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, अब यहां आ जाएगा 301 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 विल प्रोड्यूस -1 प्लस 6n,
तो 301 प्लस क्या आ जाएगा यहां पर, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6n। तो 302 इज इक्वल टू बन गया हमारा 6n। अब इसको अगर हम करते हैं तो 302 अपॉन 6 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 151 और ये हो जाएगा 151 अपॉन 3। तो n इज इक्वल टू आ रहा है 151 अपॉन 3। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब यहां पर कंडीशन ये आती है कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी जो नंबर होगा वो बेटा कंप्लीट नंबर होगा, मतलब या तो एक टर्म होगा या तो दो होंगे या तो तीन होंगे। डेसिमल में थोड़ी ना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1.4, ऐसा नहीं हो सकता। या तो पूरा 1 होगा या तो पूरा 2 होगा या तो पूरा 3 होगा, कट पिट के नहीं आएगा। तो यहां पर ये किस में दिया हुआ है, यहां पर ये ऐसे फ्रैक्शन में है जिसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, जिसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई n इज इक्वल टू 151 अपॉन 3 इज नॉट पॉसिबल। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं, यहां से आप एक चीज सीख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी क्या क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट बी नेगेटिव, रैशनल और इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, और इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो क्या हुआ बच्चों, तीन चीजें नहीं होंगी जब आप n को फाइंड करेंगे। एक तो n कभी नेगेटिव नहीं होता, एक n कभी रैशनल नहीं होता, और एक n कभी भी डेसिमल नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता। चाहे तो कॉपी करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? How many 2-digit numbers are divisible by 3? अब he is talking about 2-digit numbers only। तो यहां पर देखें किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए, 2 डिजिट का होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, 3 का टेबल हम सबको आता है। 3 1 जा होता है 3, 3 2 जा होता है 6, 3 3 जा होता है 9 और 3 4 जा होता है 12। देखिए पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 के टेबल में आता है वो आपको मिल चुका है, 3 4 जा 12। तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म इज 12। अब मुझे निकालना है लास्ट नंबर 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका भी बड़ा आसान तरीका है, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बच्चों, है ना। देखिए सबसे बड़ा लिया आपने 2 डिजिट का नंबर 100, सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर ले लिया आपने 100। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, बच गया है 1। यहां भी हो गया है 3 3 जा 9, बच गया है 1। अब इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, यूक्लिड्स डिवीजन में भी हमने देखा था। पहले हम डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो नंबर होता है ये एक्स्ट्रा में होता है। अगर इसको 100 में से मैं 1 को माइनस कर दूं, अगर 100 में से 1 को माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है 99। ये जो 99 होगा इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। आप चाहें तो देख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 33 कितना हो जाएगा, 99। तो ये जो 99 है दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तो मुझे an भी मिल चुका है 99। अब मैं टेबल किसका पढ़ रहा हूं, डिविजिबल बाय 3। टेबल किसका ले रहा हूं, 3 का। तो 3 के टेबल में क्या होगा, सब में 3 3 का ही डिफरेंस होगा। तो इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया है मेरा 3। अब मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जो कि 3 से डिविजिबल हैं, कौन से, 2 डिजिट के। तो चलिए देख लेते हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो an तो आ गया है मेरा 99, a1 जो है वो हो गया है 12 प्लस n माइनस 1 d की जगह पर आ गया है 3।
तो 99 माइनस 12, देखिए मैंने 12 को यहाँ शिफ्ट कर लिया है पहले ही, अभी तक हम नहीं कर रहे थे 3n, और ये 3 से 1 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3, प्लस माइनस का हो गया माइनस। अब 99 माइनस 12 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3n। 99 माइनस 12 कितना होगा बच्चों? 87। 87 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 90। 87 प्लस 3 इज इक्वल टू 90। 90 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों हमारे पास? 3n आ गया है। तो 90 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो यहां पर आ जाता है 30। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 30। दैट मीन्स 32 डिजिट नंबर्स, 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, टोटल नंबर्स है हमारे 30। इसको कॉपी डाउन करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म। अब देखिए यहां पर भी फाइंड तो 11th टर्म ही करना है सर, क्या बार बार एक ही एक चीज बता रहे हो? तो देखिए अब यहां पर कंसेप्ट थोड़ा सा बदल गया है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कहां से निकालना है? लास्ट टर्म की तरफ से, मतलब यहां से आना है आपको, यहां से इस तरफ आना है और आपको बताना है कि यहां से इस तरफ आने में 11th टर्म क्या होने वाला है। यहां से इस तरफ आने में 11th टर्म क्या होने वाला है। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें भी। देखिए हम चलते तो वैसे ही हैं जैसे हम चल रहे थे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले ले। देखिए ये है तो एपी, अब क्योंकि एपी है तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये उसी एपी के हैं। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है वो तो वही आने वाला है, चाहे आप यहां से ले लो चाहे आप यहां से ले लो। मतलब पीछे से आगे की तरफ आ जाओ या आगे से पीछे की तरफ आ जाओ, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम फ्रॉम लास्ट टर्म और फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहले तो आप डी निकाल लो। यहां पर डी आपने निकाला 7 माइनस 10, तो डी तो मेरे पास आ गया क्या? -3। डी मेरे पास क्या आ गया? -3। एन मुझे पता है कि मुझे क्या निकालना है? 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म निकालना है लेकिन लास्ट टर्म की तरफ से निकालना है। तो अगर मुझे लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लेना है तो मैं क्या करूं? देखिए सेम फॉर्मूला, आई विल नॉट चेंज एनीथिंग, सिर्फ छोटी सी शिफ्टिंग करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। देखिए हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। अब यहां पर मैं क्या करूं? इस a1 को मैं मानू ही नहीं कि मुझे पता है, तो इस a1 की जगह पर मैं a लिख दूं, या मैं इसको मान लूं कि मुझे नहीं मालूम है। तो an की जगह पर मैं वैल्यू ले लेता हूं। क्या है मेरा? an -62 है, तो यहां पर मैंने लिख दिया -62 इज इक्वल टू a1 प्लस, अब आप यहां पर देखिएगा बड़े ध्यान से, 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 और साथ में आ गया है मेरे पास d, तो d मेरा था -3, इसको मैंने यहां लिख लिया है। अब मैं यहां पर कर देता हूं -62 इज इक्वल टू 10, 11 माइनस 1 इज 10, 10 माइनस 3, और ये जो a1 था इसको मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। देखिए ये मैं वैसा ही छोड़ रहा हूं, इससे क्वेश्चन जो होता है ना बच्चों बहुत इजी हो जाता सॉल्व करना। अब देखिए ये हो गया -62, 10 इंटू -3 इज -30 प्लस a1। अब ये जो a1 है ना ये एक्चुअली a1 नहीं है, ये a11 है पीछे से जो मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। ये a11 है, इसलिए मैं बोला था कि यहां पर a1 नहीं लिखेंगे तो भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये लास्ट टर्म बन जाएगा। देखिए आप इसको शिफ्ट करेंगे -62 की तरफ, 30 को शिफ्ट करेंगे तो नाउ लास्ट टर्म इज a1। मतलब मेरा सीधा फंडा ये था कि ये बन गया मेरा फर्स्ट टर्म, ये बन गया है मेरा फर्स्ट टर्म, और ये बन गया है मेरा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सा? जो मुझे फाइंड करना था।
तो अब आप यहां पर ले लें -62 + 30 इज इक्वल टू ए। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, -32 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, A11 हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, A11 हो गया। तो 11th टर्म, अब मैं यहां से 1 हटा दे रहा हूं बच्चों, है ना, जो आपको फाइंड करना था वो मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये A1 जो है ये मैंने हटा दिया, यहां पर अकेला A लिख दें आप। तो A इज इक्वल टू -32, मतलब 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज -32। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। अ सम ऑफ ₹1000, अ सम ऑफ ₹1000, ये हमारे काम की रकम हो गई भाई, बैंक में जमा करनी है। इज इन्वेस्टेड एट 8%, कितने परसेंट पे, 8%। क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P इज प्रिंसिपल, R इज रेट एंड T इज टाइम, अब ये 100 क्यों लगाया भाई, ये 100 लगता है ये क्योंकि इसका परसेंटेज में होता है। तो परसेंटेज का साइन जहां भी लगता है, अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो उसके नीचे 100 लगता है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट मिल जाता है, 8% इंटरेस्ट मिल जाता है। किसके ऊपर, ₹1000 के ऊपर। अब यहां पर बोले डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या ये इंटरेस्ट एपी फॉर्म करेगा। अगर फॉर्म करेगा, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अगर ये एपी फॉर्म करे तो 30 ईयर्स के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एपी बनाना। चलिए एपी बनाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, जो हमने लिख रखा है, INTEREST। सिंपल इंटरेस्ट P था हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाय R था हमारा 8, टाइम था हमारा ईच ईयर, मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पर आ गया 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो पहले साल में तो मिला मुझे ₹80, पहले साल में मुझे क्या मिल गया, ₹80 मिल गया। अब ये हुआ पहले साल का, फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर सेकेंड ईयर, अब देखिए 2 साल के लिए कैलकुलेशन हो रहा है। तो ये जो टाइम है ये 1 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 100। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160। देखिए आगे आपके पास ₹160। अब इसके बाद फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल के लिए निकाल लेते हैं। फॉर थर्ड ईयर के लिए हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 100। ये 2 0 से ये 2 0 हो गए आपके कैंसिल। 10 8 80, 83 240। तो ₹240 फॉर द थर्ड ईयर। अब ये हमारा सीक्वेंस बन गया। देखिए सबसे पहला जो टर्म है A1 आ गया हमारा 80, A2 आ गया हमारा 160, ये जो आया था, और A3 आ गया है हमारा 240। A3 आ गया हमारा 240। तो दैट मीन्स D क्या हो जाएगा हमारा, D हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, दैट मीन्स 160 माइनस 80 इज इक्वल टू D। तो आपका D आ गया बच्चों 80। आपका D आ गया क्या, 80। ये D मिल गया आपको। अब आपको क्या बोला इन्होंने,
30 ईयर्स के लिए निकालिए, तो दैट मीन्स n भी इन्होंने हमको दे रखा है 30, तो हमको लास्ट टर्म ही निकालना है, सिर्फ A30 निकालना है आपको। तो A30 इज इक्वल टू A1 प्लस 30 माइनस 1D। तो A1 जो है मेरा वो है 80 प्लस 29, ठीक है। अब देखिए ये A1 क्या होगा, 80 होगा क्या, ये A1 80 होगा या कुछ और होगा, 80 ही होगा। अब यहां पर देख लीजिए 29 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो 29 8 जा आप करके देख लें, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 23, तो 2320 यहां पर आ जाता है। तो 80 प्लस 2320, तो 2320 में अगर हम 80 को ऐड कर दें तो हो गया हमारा 2400। तो A30 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2400। तो यू विल गेट ₹2400 आफ्टर 8 years at the simple interest 8% by investing ₹1000। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल बिफोर एक्सरसाइज 5.2, एग्जाम्पल नंबर 10। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये क्या पढ़ रहे थे आप, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स। चलिए, इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स। कितने रोज प्लांट्स है बच्चों, 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने हैं भाई, 23। चलिए दे दिया इन्होंने। A1 कितना हो गया हमारे पास, 23 हो गया। 21 इन द सेकेंड रो, तो A2 जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 21। 19 इन द थर्ड रो, A3 जो है वो आपके पास कितना हो गया है, 19 हो गया बच्चों। अब देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, तो चुपचाप AN इज इक्वल टू 5। देखो क्या क्या दे दिया इन्होंने। फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1 दैट मीन्स 21 माइनस 23, तो ये हो गया आपका D इज इक्वल टू -2। चलिए D हमने निकाल लिया, AN हमको मालूम है, A1 हमको मालूम है, मतलब एक ही क्वांटिटी है जो मिसिंग है, जो हमको फाइंड करनी है। क्या, हाउ मेनी रोज, तो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड n आपको फाइंड करना है। चलिए AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D, ये हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है। AN हमको दे रखा था 5, ये हमने यहां पुट कर लिया है। A1 23 था, ये आपने ले लिया, प्लस n हमको मालूम नहीं है, n माइनस 1, D जो है वो हो गया हमारा -2, तो यहां आ गया 5 इज इक्वल टू 23, माइनस प्लस तो हो गया माइनस, तो यहां आ गया -2n, माइनस माइनस प्लस, +2, 23 + 2 इज 25, तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, तो 5, ये 25 को शिफ्ट कर लें, 5 माइनस 25 इज इक्वल टू -2n, तो 5 माइनस 25 इज -20 इज इक्वल टू -2n, तो -20 अपॉन -2 इज इक्वल टू n, ये कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। तो 10 हो गया, मतलब हमारे पास कितने रोज हैं बेटा, हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड, we have 10 rows in the flower bed। कितने रोज थे बच्चों, 10 रोज। चलिए now we'll discuss exercise 5.2 in the next video। Thank you।